Hello students, very good morning all of you. Today we will discuss about shape और geometry of molecules. ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एनी एग्जाम लाइक IIT और नीट एग्जाम्स. ठीक है, सीबीएसई के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही है. तो सिर्फ 11th के लिए नहीं है, जब तक आप केमिस्ट्री को डिस्कस करोगे पढ़ोगे तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में जरूर बात होगी. तो अब बात ये आती है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स है इतनी ज्यादा नेसेसरी क्यों हो गई है. तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे किसी केमिकल के बारे में, किसी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस के बारे में उसकी प्रॉपर्टी को जानना है तो सबसे जरूरी है कि हमें उसकी रियल अरेंजमेंट या उसकी जो रियल ज्योमेट्री हो वो पता हो. हम वाटर जो बहुत सिंपल से है, डेली रूटीन से जुड़ा हुआ है, तो अगर मुझे वाटर की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करनी है, लाइक उसका डाइपोल मोमेंट है, उसकी ज्योमेट्री होगी, जो उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, वो सब के सब किससे जुड़े हुए हैं, उसकी शेप से जुड़े हुए हैं. अगर हमें उसकी शेप के बारे में नहीं पता लगता तो शायद हम उसके बारे में इतना कुछ नहीं जानते. तो मतलब क्या हुआ, अगर मुझे किसी भी नए सब्सटेंस के बारे में कुछ भी जानना है तो हमारा मेन फोकस क्या होगा कि जल्दी से जल्दी हम उसकी शेप या ज्योमेट्री के बारे में पता लगाएं, जो कि मेन केमिस्ट्री का पार्ट हो गया है. ठीक है, तो हर तरीके से इंपॉर्टेंट है. तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो ज्योमेट्री है या फिर जो शेप है उसका मतलब क्या होता है. तो कैसे डिफाइन कर सकता हूं मैं इसको. इट मे बी डिफाइंड एज द definite relative arrangement of bonded atoms in a molecule. ठीक है, हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें एटम्स होंगे, तो उन एटम्स की जो अरेंजमेंट है, रिलेटिव अरेंजमेंट है, तो वो अरेंजमेंट कैसी होगी, वो अरेंजमेंट क्या कहलाएगी, उसकी ज्योमेट्री या फिर उसकी शेप होगी. ठीक है, भी जो एटम्स की रिलेटिव अरेंजमेंट, बट डेफिनेट का मतलब तो क्या होगा कि वो अरेंजमेंट हमेशा फिक्स ही होगी. रिलेटिव का मतलब कि हर एक एटम की दूसरे के रिस्पेक्ट में. जैसे सोचो, मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, मेरे पास ये 3 एटम है जो कि मैं 3 डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ठीक है, दिख रहा है ना कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया. अब अगर सोचो कि वो सभी के साथ बिल्कुल लीनियरली अरेंज है, ठीक है, सभी के साथ बिल्कुल इस डायरेक्शन में अरेंज है, तो मैं क्या कहूंगा कि उनकी जो शेप होगी वो शेप कैसी हो गई, वो लीनियर होगी. और अगर वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो गई है, वो इस तरीके से अरेंज है, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो जो उनकी शेप होगी वो शेप कैसी हो जाएगी, ट्रायंगुलर शेप हो जाएगी. तो समझ में है ना. तो शेप का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव अरेंजमेंट, कि उन एटम की दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में अरेंजमेंट कैसी है, वही अरेंजमेंट कहलाएगी शेप ऑफ मॉलिक्यूल. तो आई बात समझ में. तो हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताती हैं. तो इसका मतलब दिमाग में ये बिल्कुल भी मत रखना कि जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग अपनी शेप बनाते हैं. ठीक है, हमने तो सिंपल क्या किया है कि जो डाइफ्रैक्शन मेथड या एक्सरे मेथड है उनकी हेल्प से मॉलिक्यूल की शेप के बारे में जाना, फिर उन शेप को हमने एक थ्योरेटिकली कंसेप्ट दिया ताकि वो इजीली समझ में आ पाए. अगर मुझे उस टाइप का एक मॉलिक्यूल की शेप पता लग गई है तो मैं सेम टाइप के मॉलिक्यूल की शेप भी बता पाऊं. ठीक है, तो हमने एक थ्योरेटिकल रीजन दिया है. ठीक है, हमारे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को समझने में हेल्प करती है. तो जो सबसे ज्यादा जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो आती है हमारे पास वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये VSAPR थ्योरी. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, V से वैलेंस, S से सेल, E फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, P से पेयर और R से रिपल्शन. मतलब कि ये जो थ्योरी का नाम है एक्चुअल में ये थ्योरी ही पूरी शेप को बता देती है. मतलब कि ये जो नाम है वो नाम ही कंप्लीट थ्योरी को एक्सप्लेन कर देता है. रियल में जो नाम है अपने आप में कंप्लीट नाम हो गया है.
ठीक है, तो हम इस थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। तो कोई भी थ्योरी होती है सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, उनके पोस्टुलेट्स के बारे में, कि भाई वो क्या क्या मान के चल रहा है। ठीक है, तो जो उसका फर्स्ट पोस्टुलेट है, सिंपल सी बात क्या कहता है कि भाई जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर। मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ऊपर शेप डिपेंड करेगी। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर शेप का कोई रोल नहीं होगा। अगर आपको वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर का पता लग जाए तो आप शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स बता सकते हो। ठीक है, तो क्या कहता है ये, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, shape of molecules depends on the valence shell electron pair, valence shell electron pair। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि मैं सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूं H2O। तो आप सोच के बताओ कि जो H2O है, इस H2O में कितने टाइप के, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। ठीक है, कि यहां पर कितने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है H2O में। तो जब आप इसका सिंपल लैवी स्ट्रक्चर बनाओगे तो मैं क्या बनाऊंगा भाई, अभी तो मुझे शेप तो पता नहीं, मैं तो सिंपल ही बना दूंगा कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ ये होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन पेयर को काउंट करूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा। क्योंकि मैं इसको पेयर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए हैं, 4। और इलेक्ट्रॉन पेयर भी जनरली हम किसके काउंट करते हैं, सेंट्रल एटम के। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल एटम के चारों तरफ ही वो एटम्स जुड़ते हैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ वो कितने टाइप के हो गए, सिंपल है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर जो हम लेंगे, कंसीडर करेंगे, वो 2 टाइप के कंसीडर करेंगे। कौन कौन से हो गए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और जो दूसरे हैं उनको मैं क्या बोल सकता हूं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास 2 टाइप के पेयर हो गए, एक हो गए बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दूसरा हो गया लोन पेयर जो अकेले बैठे हुए हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शेप है वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगी। अब सेकंड चीज कहता है, तो भाई इनके ऊपर ही क्यों डिपेंड करती है, तो क्या कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट रिपल्शन। ठीक है, रिपल्शन नाम है ना थ्योरी का, कहता है देयर एग्जिस्ट रिपल्शन बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर, बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कि जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनमें रिपल्शन होगा। भाई उनमें रिपल्शन क्यों होगा, ऐसे क्या जाने दुश्मनी है कि भाई वो एक दूसरे से भगाते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, रिपल्शन क्यों होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, रिपल्शन क्यों होगा, ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ड्यू टू सेम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना। सिंपल सी बात नहीं थी कि भाई उन सब के ऊपर क्या होगा, एक नेगेटिवली चार्ज क्लाउड है और सेम चार्जेस में हमेशा ही क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो कहता है कि इस वजह से उन इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर हो, चाहे वो वो पेयर लोन पेयर हो। तो लोन पेयर में भी, बॉन्ड पेयर में भी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, मतलब हर टाइप के बॉन्ड पेयर्स में या लोन पेयर्स में, इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन होगा। तो अब वही चीज है, तो अब भाई रिपल्शन होगा तो ये क्या करेंगे, दूर भागेंगे, है ना, क्योंकि इस रिपल्शन को ओवरकम करना है। बट इतनी दूर तो भाग ही नहीं सकते क्योंकि उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन भी काम कर रहा है ना, एक का न्यूक्लियस और दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्शन भी है। तो वहां पर क्या कहता है कि वो जो बॉन्डिंग के एटम्स हैं वो खुद को इस तरीके से स्पेस में अरेंज करेंगे कि वहां पर जो रिपल्शन होगा वो रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ठीक है, the bonding atoms, ठीक है, tends to occupy such a position, in which repulsion is minimum।
ठीक है। एक वो जो बॉन्डिंग के एटम है एक ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे जहां पर रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। रिपल्शन मिनिमम कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि जो स्टेबिलिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम कह सकते हो, या फिर जो एनर्जी हो, ये स्टेबिलिटी मैक्सिमम तो एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो कहते हैं कि वो जो बॉन्डिंग एटम है वो स्पेस में इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि वहां पर जो रिपल्शन होगा वो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात कह रहा है। फिर नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि भाई जो रिपल्शन होगा, जो रिपल्शन होगा वो सबसे ज्यादा किनके बीच में होगा, वो बॉन्ड पेयर में होगा कि लोन पेयर में होगा कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर में होगा। तो फिर नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, ये जो थ्योरी है हमारे पास, कि देयर इज डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन, देयर इज different magnitude of repulsion between different type of इलेक्ट्रॉन पेयर। जो डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनमें जो रिपल्शन होगा, रिपल्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। कैसे अलग अलग होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो रिपल्शन है, ठीक है, जो रिपल्शन है वो सबसे ज्यादा कहां पर होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद कहां पर होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, और सबसे कम क्या कहां पर होगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स में सबसे कम। तो अब भाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर में सबसे कम है। तो इसका लॉजिक देखो क्या हुआ भाई, जैसे मेरे पास कोई एक्स एटम है उसके ऊपर ये लोन पेयर है, ये दूसरा एटम वाई है उसके ऊपर भी लोन पेयर है। ठीक है, दूसरा मैं केस क्या ले लेता हूं कि भाई मेरे पास जो एटम है एक्स है, ये वाई से जुड़ा हुआ है और ये जेड से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गया हमारे पास, ये बॉन्ड पेयर हो गए। तो अब देखो कि ये जो लोन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को कौन होल्ड कर रहा है, सिर्फ एक न्यूक्लियस। द लोन पेयर, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ लोन पेयर इज अट्रैक्टेड या इज होल्ड बाय ओनली वन न्यूक्लियस, उसको सिर्फ एक न्यूक्लियस ही होल्ड करके रखता है ना। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे ये स्पेस में बहुत ज्यादा डिफ्यूज होते हैं, मतलब कि इनका जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और इस वजह से जो दूसरा लोन पेयर होगा उसका भी साइज बड़ा होगा और दोनों में जो रिपल्शन होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, भी यहां पर भी इलेक्ट्रॉन तो दो ही है ना, बट दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर होल्डेड बाय टू न्यूक्लियस। अब इन दो इलेक्ट्रॉन को दो न्यूक्लियस पकड़ के रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये ज्यादा डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे। तो जब ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे तो जो रिपल्शन होगा वो रिपल्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत कम हो जाएगा। तो लॉजिक समझ में आया है कि ये क्या होता है कि लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा क्यों होता है और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम क्यों होता है, क्योंकि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो सिर्फ एक न्यूक्लियस से होल्ड में है, इसलिए वो दूर तक फैलते हैं और ज्यादा रिपल्शन करते हैं। जबकि जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है वो दो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसलिए ज्यादा डिफ्यूज ही नहीं हो पाते हैं और इस वजह से वहां पर जो रिपल्शन होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि ये जो थ्योरी है वो थ्योरी मान के चलती है कि जो मल्टीपल बॉन्डिंग है हम उनको सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। ठीक है, दिस थ्योरी रिलेटेड मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, एज सिंगल बॉन्ड, या बिहेव कर सकते, दिस थ्योरी बिहेव मल्टीपल बॉन्ड एज सिंगल बॉन्ड, कि वो मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करती है या बिहेव करती है। ये बात आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नेक्स्ट आता है, अब कहते हैं कि जो रिपल्शन होगा, रिपल्शन इज आल्सो डिपेंड्स
इज आल्सो डिपेंड्स ऑन बॉन्ड एंगल। जो रिपल्शन है वो किसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, बॉन्ड एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ना, ताकि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हो जाए और वहां पर रिपल्शन क्या हो जाए, या कम हो जाए। तो कहते हैं कि एज द बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस द रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। जो रिपल्शन है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो रिपल्शन है वो सबसे कम कहां पर होगा, 180 डिग्री में। ठीक है, फिर इससे ज्यादा 120 में ना, मतलब एक सिंपल सा ले रहा हूं, इससे ज्यादा कहां पर होगा, 90 डिग्री में। तो जितना बॉन्ड एंगल कम होगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा वहां पे। क्लियर सी बात है ना। तो अब हम, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देके समझाऊं कि जैसे हमारे पास CO2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, हमारे पास कौन है, CO2 मॉलिक्यूल है। अब हमें पता है कि भाई जो CO2 मॉलिक्यूल, अगर मैं इसकी सिंपल सी शेप बनाऊं तो मैं ये बनाऊंगा। अब कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो सेंट्रल एटम में सिर्फ बॉन्ड पेयर है ना। अब हम क्या कह रहे थे थ्योरी कि भाई आप डबल ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह अज्यूम कर सकते हो। तो अभी मैंने सिंगल बॉन्ड की तरह उसको ट्रीट कर लिया। तो अब देखो कि भाई ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो अब इनमें रिपल्शन कहां पर सबसे ज्यादा होगा, कि जब ये इस तरीके से हैं, या फिर जब वो इस तरीके से हैं। ठीक है, या फिर जब वो इस तरीके से है। तो अब देखो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां पर हुई, यहां पर तो क्या हो गया, सबसे कम डिस्टेंस हुई ना, बहुत ज्यादा नजदीक लग रहे हैं। यहां पर डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा हुई है, और यहां पर तो डिस्टेंस बिल्कुल अपोजिट ही हो गई। तो इसका मतलब एंगल कितना था, 180 डिग्री। तो एंगल जो 180 डिग्री होगा वहां पे रिपल्शन मिनिमम हो गया, और जहां पर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का हो गया या और भी कम हो गया, तो वहां पर रिपल्शन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो बस हमने यही चीज देखनी है कि कहां पर रिपल्शन मिनिमम है और कहां पर रिपल्शन ज्यादा है। तो एटम्स हैं, बॉन्डिंग एटम्स हैं, उन्हीं पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं जहां पर रिपल्शन मिनिमम हो, ताकि स्टेबिलिटी हाईएस्ट हो जाए। तो यही इस थ्योरी का बेसिक है। तो ये हमारे पोस्टुलेट्स खत्म हो गई। अब इन पोस्टुलेट्स के ऊपर जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।